अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक 1.2 ऑफ एफएससी पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर 1 सिस्टम इंटरनेशनल एसआई। सिस्टम इंटरनेशनल को हम लोग किससे एब्रीवेट करते हैं? एसआई से। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एब्रीवेटेड एसआई फ्रॉम सिस्टम इंटरनेशनल, द फ्रेंच वर्जन ऑफ द नेम। तो जो फ्रेंच में जो नेम यूज़ किया जाता था ना, वो सिस्टम की स्पेलिंग ये थे, इंटरनेशनल की स्पेलिंग ये थे, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कहाँ से एब्रीवेट किया गया? एसआई से। अभी आप लोगों को मिलता है स्टार्ट में, इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द मैग्नीट्यूड्स और क्वांटिटीज़ ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमिना। किसी भी एक अहम फिनोमिना यानी किसी भी एक अहम जो हमारे पास जो एक हमारे पास जो काम होता है ना, उसको हम लोग किससे एक्सप्रेस करें? मैग्नीट्यूड, उसकी क्वांटिटी को और उसकी मैग्नीट्यूड को, यानी उसकी एक हमारे पास क्वांटिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड होती है। एक मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि एग्जांपल दूँ इसकी, कि मैं किसी बंदे को बोलूँ कि जाओ और जाके 8 किलोमीटर दूरी पे एक सेब पड़ा, वो लेके आओ। अब उस बंदे को समझ तो नहीं आएगा ना जब तक मैं इसको डायरेक्शन नहीं बताऊँगी, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में या वेस्ट में। तो जब मैंने बोला 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर हमारे पास क्या हुई? मैग्नीट्यूड। और जो मैंने डायरेक्शन जो मैंने नहीं बताई उसको, वो क्या थी? वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दोबारा बताऊं कि जो मैंने 8 किलोमीटर बोला है ना, वो हमारे पास क्या? मैग्नीट्यूड। और जो मैंने डायरेक्शन जो साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड किसे बोलते हैं? जो हम लोग मिकदार बताते हैं सिर्फ। अब दोनों का जो मैं मीनिंग बताऊँ आपको, तो दोनों सेम ही बनेगा। ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमिना, किसी भी अहम फिनोमिनास के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, साइंस क्या चाहती है? साइंस रिक्वायर्स दैट क्वांटिटीज मस्ट बी डिफाइंड एंड मेजर्ड। ये क्वांटिटी डिफाइंड हो और साथ में मेजर भी हो, यानी इसको हम लोग बता भी सकें, बोल भी सकें, और उसको हम लोग नाप भी सकें। थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड लाइक ब्यूटी, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं। ब्यूटी, लव, हेट एंड ऑल आर ऑल नॉट साइंस। तो ये सब कुछ साइंस नहीं है, क्योंकि ये इसको हम लोग ना डिफाइन कर सकते हैं और ना हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड, क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन यहाँ पे नोट है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड लाइक लेंथ, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की डेफिनेशन है कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़। एक कंप्लीट सेट हो और सेट ऑफ यूनिट्स हो, यानी यूनिट के तमाम कंप्लीट सेट, जिसमें हमारे पास क्या हो? तमाम यूनिट्स के तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यूनिट्स मौजूद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दोबारा से रिवाइंड कर लेते हैं कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। However, to form a system, किसी सिस्टम को बनाने के लिए we does not need to define every quantity, हमें हर क्वांटिटी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। we take only few quantities, यानी किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम ये ज़रूरी नहीं कि हम तमाम क्वांटिटीज़ का बारी बारी डिफाइन करते जाएं कि ये क्वांटिटी ये होती है, मैस ये होती है और ये होती है, ठीक है। इसके लिए हमें सिर्फ हम लोग कुछ यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हैं। वी टेक ओनली अ फ्यू क्वांटिटीज़। उन जिन क्वांटिटीज़ को हम लेते हैं ना, उनको हमेशा ही बात याद रखें, उनको क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। एंड बेस यूनिट्स टू एग्री ऑन एसेसिबल एंड इनवेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट सच दैट ऑल अदर क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दोज क्वांटिटीज़। और उनके लिए हमारे पास क्या होती है? बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट्स होती हैं, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? दूसरे तमाम क्वांटिटीज़ को उसी पे डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे तमाम क्वांटिटीज़ इसी पे डिपेंड होंगी, और उसी की मदद से हम लोग उनके भी यूनिट्स भी बताएंगे। तो इन अर्लियर टाइम्स, पुराने ज़माने में हमारे पास क्या होता था कि साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर देयर लाइकिंग, यानी अपनी मर्जी से इनको जो पसंद आता है ना, वो सिस्टम रख लेते हैं। तीन हमारे पास कौन सा सिस्टम है? MKS यानी मैस, और टेम्परेचर के लिए कैल्विन, कैल्विन सिस्टम सेकंड, और CGS सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, और एक हमारे पास क्या था? FPS, यानी हमारे पास एक था CGS, MKS और FPS था, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रिटिश में यूज़ होता है FPS, और सिस्टम्स वर इन यूज़ एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली, यानी पुराने वक्तों में हमारे पास अभी भी हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे भी यूज़ हो रहे हैं। और पहले ज़माने में भी साइंटिस्ट अपने पसंद के मुताबिक अपने लिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स खुद बना लेते थे। इन 1960, अब ये डेट आपने याद रखनी, इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सिंगल सिस्टम फॉर होल वर्ल्ड। एक कमेटी हमारे पास हुई थी 1960 में, और उन सब ने क्या
क्या कहा था, वहाँ पे कमेटी बनी थी और उन्होंने एक ही सिस्टम पे, एक ही सिंगल सिस्टम पे उन्होंने एग्री कर लिया, यानी वो उस पर रजामंद हो गए फॉर होल वर्ल्ड, तमाम दुनिया के लिए। द सिस्टम्स ऑफिशियल नेम इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल और SI मीनिंग इंटरनेशनल सिस्टम, यानी जिस इंटरनेशनल कमेटी एग्री हुई थी ना, तो उसको हम लोगों ने क्या नेम दे दिया, सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम का नेम दे दिया। और इसका नाम ही हमारे पास क्या था, सिस्टम इंटरनेशनल, और उसके हम लोग एब्रीवेशन क्या यूज़ करते हैं, SI। वी कैन यूज़ अदर सिस्टम्स और एंड इट्स यूनिट्स फ़ारेनहाइट, पाउंड्स एंड माइल्स। तो ये हमारे पास क्या था, फ़ारेनहाइट, पाउंड्स, एंड ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। तो FPS हमारे पास फ़ारेनहाइट। तो हम लोग दूसरे तमाम यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के लिए है, और यहाँ पास क्या है, पाउंड वेट के लिए यानी मास के लिए है, और यहाँ पास माइल्स क्या है, उसके डिस्टेंस के लिए, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए। बट इन साइंस वी मस्ट ऑलवेज यूज़ SI, लेकिन हम साइंस में क्या यूज़ करते हैं, SI यूज़ करते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। हमने सिर्फ अभी तक SI के बारे में पढ़ा है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है बेस यूनिट। बेस यूनिट इन SI 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, तकरीबन कितने थे, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस तरह नहीं कि एक की बाद एक रखना, एक की बाद एक रखना, इस तरह नहीं। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी 7 ले लिए थे और उनको क्या कह दिया था, आर्बिट्रेली, का मतलब है कि बगैर किसी डायरेक्शन के, और उसको हम लोगों ने, उन्होंने क्या कह दिया था कि बेस कह दिया था। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स आर डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड एंड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स एज शोन इन टेबल। इस टेबल में हमें गिवन है 7 बेस यूनिट्स, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। एक है लेंथ, मास, टाइम ड्यूरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, एंड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल लेंथ के लिए है, लेंथ के लिए X भी होता है, R भी होता है, यानी हम लोग हर उसके लिए अलग अलग यूज़ करते हैं लेंथ के लिए। नेक्स्ट है मास, स्मॉल m, टाइम स्मॉल t, टाइम पीरियड के लिए कैपिटल ही यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम सिर्फ टाइम हो तो हम लोग स्मॉल t यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I एम्पेयर्स का यूनिट है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए T है, कैपिटल T, और कैल्विन है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल N है। आप केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, मोल के लिए हम लोग स्मॉल n यूज़ करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला, और ये इंटेंसिटी है, ठीक है। लेंथ के लिए मीटर होता है, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, मैं यूनिट बता रही हूँ। और इनके सिंबल क्या क्या है, MkG, SA, K, मोल, कैंडिला के लिए CD। So the definition of each base unit of SI is carefully drawn up so that it is unique and provides a sound theoretical basis upon which the most accurate and reproducible measurements can be made. तो उनकी definitions base unit की वो carefully निकाली गई हैं ताकि उस मुताबिक हम लोग क्या कर सकें, एक यूनिक यानी ख़ास, और हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, साउंड थ्योरेटिकल बेसिस अपॉन विच द मोस्ट एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट कैन बी मेड। इसके मुताबिक हम लोग ताकि हम लोग दूसरे मेजरमेंट्स को भी इसके ऊपर डिपेंड कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इसको बड़ी एहतियात से इसकी डेफिनेशंस डिफाइन की हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। इसके बाद हमारे पास है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स आप पढ़ के क्या पता चल रहा है, किसी से ड्राइव की गई, किसी डेरिवेशन किसे बोलते हैं, ड्राइव करना। तो ये हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। अ क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट ऑब्टेन्ड एंड डेवलप फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, यानी बेस क्वांटिटी से ड्राइव की गई हैं, एंड द रिस्पेक्टिव यूनिट्स। अब क्वांटिटी यानी क्वांटिटी कहाँ से ड्राइव की गई है, बेस क्वांटिटी से, और उसकी यूनिट्स बेस यूनिट से, एंड द रिस्पेक्टिव यूनिट्स विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, यानी उसको उसमें हम लोग क्या मद्देनज़र नहीं रखते, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, यानी उसकी डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टीज़ को हम लोग, उसकी डायरेक्शन वाली खसूसियात को हम लोग मद्देनज़र नहीं रखते, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऐसे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, या क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कार ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट्स। तो इनके हमारे पास नेम भी यहाँ पे गिवन है। तो टेबल आप लोग देखें तो टेबल 1.2 एरिया A, वॉल्यूम V, और इसके लिए हमारे पास सिंबल भी गिवन है, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग कुछ तरह से देखें तो हम लोग मीटर क्यूब बोलते हैं। स्पीड के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए VV। अब यहाँ पे आप देख लेंगे स्पीड के लिए ये स्पीड का ये यूनिट है V, और वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शनल होती है, स्पीड हमारे पास डायरेक्शनल होती है, क्योंकि स्पीड के लिए डिस्टेंस है। डिस्टेंस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी वाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज displacement is a vector quantity and velocity is also a vector quantity and scale as speed and distance is a scalar quantity, यानी इसकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती। इसके हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, MS-1, एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MS-2।
The number of derived quantities of interest in science and technology has not limited, यानी ये लिमिटेड नहीं है, किसी खास नंबर तक नहीं है, यानी इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. लार्ज नंबर ऑफ अदर ड्राइव यूनिट्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर अलजेब्रिक रिलेशन टू द ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज. यानी हम लोग दूसरे भी तमाम इससे भी ज़्यादा हम लोग क्या बना सकते हैं, ड्राइव यूनिट्स बना सकते हैं जब हम लोग दो ड्राइव क्वांटिटीज़ बना सकते हैं जब हम लोग दो बेस क्वांटिटीज़ को कंबाइन करें. लेकिन ये हमारे पास एक ख़ास रूल के मुताबिक होता है जो आपके सिलेबस पे नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स. तो आप लोगों ने इस बार भी आप बात याद रखनी है कि आप लोगों का पेपर एसएलओ बेस आएगा, तो आप लोगों ने हर तमाम चीज़ को ना अच्छी तरह से समझ लेना है. ठीक है, आपका मेन फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए. तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स जो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास क्या है कि ऐसे यूनिट जो हमारे पास उसमें ना आए हो, एसआई में ना आए हो, और जो हमारे पास ना बेस में आ रहे हैं ना ड्राइव में आ रहे हैं, उनको हम लोगों ने अलग उसमें डाल दिया था कैटेगरी में. प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स रेडियन एंड स्टीरेडियन वर क्लासिफाइड बाय द सिस्टम इंटरनेशनल सप्लीमेंट्री यूनिट, बट द डेजिग्नेशन वाज ऑब्रोगेटेड इन 20th CGPM. CGPM stands for Conference Journal Depoits at Myers, abbreviated from Journal Conference on Weights and Myers in 1995, and the units were grouped as derived units. तो जो यूनिट्स हमारे पास उसमें नहीं गई, एसआई में हम लोगों ने जो यूनिट्स जो हमारे पास यूनिट्स निकल गई थी उनको उन्होंने तीसरा कैटेगरी में डाल दी थी, तीसरी कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इसको हम लोग एंड यूनिट्स वर ग्रुप्ड एज ड्राइव यूनिट्स. और यूनिट्स को क्या नाम दिया गया था, ड्राइव यूनिट्स का नाम दिया गया था, यानी यूनिट्स इनसे ड्राइव की गई हैं. दीज टू यूनिट्स रेडियन एंड स्टीरेडियन आर डिस्कस इन द टॉपिक. ये हमारे पास डिस्कस्ड हुई हैं. एक रेडियन होता है, एक हमारे पास नेक्स्ट पेज में है स्टीरेडियन. ठीक है, स्टीरेडियन होता है और एक रेडियन होता है. रेडियन एक प्लेन एंगल होता है, 2 डायमेंशनल होता है. ये बात याद रखनी है, आप लोग अपनी बुक की साइड पे लिख लें. 2 डायमेंशनल 2D होता है, जिसमें हमारे पास स्टीरेडियन होता है 3D होता है. 3D होता है, और ये हमारे पास स्टीरेडियन एक हमारे पास सॉलिड एंगल होता है. स्टीरेडियन, S फॉर स्टीरेडियन, S फॉर सॉलिड, R for radian and P for plane. Radian is a plane angle while stereodian is a solid angle. The most natural way to measure the angle theta is not in degrees. हम लोग ज़्यादातर एंगल को यानी जो हम लोग फिजिक्स में ना जो हमारे पास नेचुरल वे है ना, वो ये नहीं है कि हम लोग एंगल को डिग्री में करें जिस तरह मैथ में करते हैं. इसको हम लोग रैदर हम लोग किस में करते हैं, रेडियंस में करते हैं. तो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. सबसे पहले हम लोग इसको करके देखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को एक सर्कल नज़र आ रहा होगा. आप लोग यहाँ पे ये देखें, ये इसका क्या मिड पॉइंट है O, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं A, और इसको मैं नाम देती हूँ, यानी सर्कल का एक दरमियान का पीस, जिस तरह पिज़्ज़ा काटते हैं वैसे मैं काट रही हूँ. और ये हमारे पास क्या है, B पॉइंट. ठीक है, B पॉइंट है ये. अब मैं आपको डेफिनेशन दोबारा बताती हूँ. डेफिनेशन में क्या गिवन है कि 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. यानी 1 रेडियन क्या है, ये जो सर्कल के सेंटर में सबटेंड हो रहा हो. सबटेंड हो रहा का मतलब क्या, निकल रहा हो. तो ये क्या इसका मतलब है, ये हमारे पास क्या रेडियन है, सॉरी स्टीरेडियन ही, स्टीरेडियन का कंसेप्ट आ गया है. 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर में हो रहा हो, बाय एन आर्क. अब ये आर्क है, ये जो हमने कट किया ना, ये जो पोर्शन है, ये जो हमारे पास कट पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे. ये जो कट पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं एस का नाम दे देती हूँ. एस ये हमारे पास क्या आर्क है जिसको हम लोगों ने ऐसे कट किया है. ठीक है, बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. और इसकी जो लेंथ होगी ना, ये हमारे पास रेडियस के सर्कल के बराबर होगा. अभी मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया ना, लेकिन आप जो एग्जैक्ट बनाएंगे तो आप लोगों को बात समझ आएगी. मैं दोबारा आप लोगों को समझाती हूँ, दोबारा से फिगर बना के. सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सर्कल बनाए. आप लोग डेफिनेशन के साथ अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और यहाँ पे सर्कल का क्या सेंटर है O. अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ, और उसको जाके उस सर्कल के साइड्स पे टच करूँगी, और मेरे पास B पॉइंट है. ठीक है, ये एक पॉइंट, ये A है और ये B है. अब मैंने आपको डेफिनेशन क्या बोली है, R रेडियन. दोबारा से हम लोग पढ़ते हैं. 1 रेडियन इज़ द एंगल. एक रेडियन किसे बोलते हैं, इज़ द एंगल. एक एंगल होता है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर में हो रहा होता है, सबटेंड हो रहा होता है. इस एंगल है, ये एंगल बन रहा है. ठीक है, और इसमें हमारे पास बाय एन आर्क, इसमें हमारे पास क्या होती है, एक आर्क भी होती है. ये देखें जो हम लोग कट पीस किया है ना, इसका मैं जब आर्क आपको दिखाऊंगी तो वही ऐसे होगा. ये आर्क है, बाय एन आर्क ऑफ विद द लेंथ. इसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी हमारे पास रेडियस की लेंथ होगी. ये हमारे पास बिल्कुल, अगर मैं स्ट्रेट खींचूँ ना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट
तो ये देखिए आपको तीनों बराबर लगेगी। तो ये क्या है, बाय एन आर्क विद अ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसकी लेंथ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, आर के बराबर, तो एस इक्वल टू आर। तो अब इसके हम लोग अगर डेरिवेशन करें ना, तो नंबर ऑफ, यहाँ से पढ़ते जाते साथ साथ, द नंबर ऑफ रेडियन इन जनरल इज गिवन बाय एन आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ रेडियंस, हम लोग जनरल में हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन निकालना है, नंबर ऑफ रेडियंस, नंबर ऑफ रेडियंस हमारे पास किसके बराबर है, नंबर ऑफ रेडियंस थीटा विच इज इक्वल टू आर्क लेंथ, रेशियो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल, या फिर रेडियस, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियंस को निकालने का तरीका देख रहे हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आर्क लेंथ को मैंने किससे शो किया है, एस से शो किया है। अब यहाँ पे मैं एस लिख देती हूँ, और रेडियस के लिए हमेशा आर होता है, और थीटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हमने रेडियन निकालना हो, रेडियन हम किससे शो करते हैं, थीटा से। तो रेडियन के लिए हम लोग थीटा इक्वल टू एस बाय आर लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट, रिलेशन निकालने इन दोनों के दरमियान में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे कोड डायग्राम बनाऊँ, और इसमें मैं कहूँ कि एक बॉडी है, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है और दोबारा यहाँ पे आके रुक गई है, यानी इसने तकरीबन पूरा कंप्लीट सर्कल इसने रोटेट किया। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे कि हम लोग अब रिलेशन पढ़ने लगे हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट एंड डिग्री मेजरमेंट, तो मैं यहाँ पे डिग्री लिख देती हूँ, बस आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग इनके दरमियान में रिलेशन देखने लगे। सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल दी है कि ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है और दोबारा यहीं पे आके रुक गई है। तो इसने एक कंप्लीट रोटेशन में कितने एंगल तकरीबन बनाए हैं, इन वन कंप्लीट रोटेशन में एंगल कितना होता है, देयर आर 360 डिग्रीज, ठीक है, देयर आर 360 डिग्रीज। कितने डिग्रीज होती है, 360 डिग्रीज होती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इसने एंगल डिग्रीज पे कितना बनाया है, 360 बनाया है। नंबर ऑफ डिग्रीज इन वन रेवोल्यूशन वो भी यही होगा। और अगर मैं आप लोगों को इसको बोलूँ कि मुझे रेडियन में करके बताएं, तो रेडियन में कैसे होगा, 360 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब मैं रेडियन में बताने लगी हूँ, रेडियन हमारे पास कितना होता है, 2 × 180, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 360 आता है। अब आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि 2 पाई रेडियन हमारे पास जब मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आते थे, 360 आते थे। लेकिन आप लोगों ने बात कभी भी अकेले नहीं लिखना कि पाई 2 × पाई, ये आपने नहीं लिखना स्टूडेंट्स, ये गलत बात है। क्योंकि पाए हमने पढ़ा है कि 3.14 के बराबर होता है, और एक पाए हमने पढ़ा मैथ्स में 180 के बराबर था। लेकिन जो 180 वाला बराबर जो होना है ना, वो हमारे पास किस सूरत में था, जब हमारे पास एंगल पाए के साथ हमारे पास रेडियन लगा हो और एंगल भी हमारे पास रेडियन में हो। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 पाई रेडियन। अब मैंने इनके दरमियान रिलेशन निकालना है ना स्टूडेंट्स, 1 रेडियन मैंने निकालना है, 1 रेडियन को मैं इसी तरफ रहने दूंगी, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, हमने क्या निकालना है, 1 रेडियन निकालना है। तो अब मैं इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 57.3 डिग्रीज, 57.3 डिग्रीज यहाँ पास क्या आ गया है, 1 रेडियन। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, 1 रेडियन किसके बराबर आ गया, 57.3 डिग्रीज। अगर अब मैंने 1 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री किसके बराबर है, तो 1/57.3 आप लोगों के पास ये आ जाएगा 0.00174 तकरीबन। आप लोगों ने डिवाइड करके देखना है, यहाँ पर क्या आ गया, 1 डिग्री में कितने रेडियन आ गए, 0.00, यानी 1 रेडियन बड़ा है और 1 डिग्री छोटा है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया आज। तो अब आप लोग अपनी बुक की तरफ देखें, तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट वे में बता दिया है कि वेयर इज द नंबर ऑफ रेडियंस इन वन रेवोल्यूशन इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ओवर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो 2 पाई r डिवाइडेड बाई r से कैंसिल हो जाएगा। यानी अभी मैंने आप लोगों को जो बताया है कि सर्कल अगर मैं कंप्लीट देखूँ तो मेरे पास कितना बनना है, 360 का एंगल बनाना है। 360 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 पाई रेडियन लिख सकती हूँ। 2 पाई रेडियन लिखने के बाद 2 पाई रेडियन और साथ में हमारे पास 2 पाई रेडियन में आप लोगों को भी क्या कहता है कि रेडियन हमारे पास क्या होता है, r डिवाइडेड बाई r, यानी हमारे पास ऊपर भी r और रेडियस आर्क लेंथ और रेडियस हमारे पास क्या होती है, बराबर होती है। तो r बाई r करेंगे तो r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हुआ है कैंसिल हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई रेडियन आ गया। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया है और फिर हमारे पास इस तरह 1 रेडियन 57.3 डिग्रीज के बराबर आए।
एन एंगल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 रेडियन। अब एक एंगल है 57 डिग्री, वो किसके बराबर होते हैं? 1 रेडियन के बराबर होता है। देयर आर लिटिल मोर देन 6 रेडियन इन फुल रोटेशन, यानी एक कंप्लीट रोटेशन सर्कल में हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं? 6 रेडियन होती हैं, ठीक है। एक रेडियन 57 डिग्री से, 6 रेडियन में 6 को मल्टीप्लाई करें 57 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2 पाई रेडियन मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 3.14 रेडियन टू बी एग्जैक्ट। तो ये हमारे पास बताया हुआ है 2 पाई रेडियन और 2 मल्टीप्लाई 3.14 बराबर तो नहीं आ सकता, लेकिन अब हम लोगों ने 180 लाने के लिए हमें 7 पाई के रेडियन भी लगाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि दिस कनेक्शन बिटवीन द एंगल एंड लेंथ मेजर्ड अलोंग अ सर्कुलर आर्क सारी यूजफुल वर्क ऑन सर्कुलर मोशन। अभी आपका चैप्टर है सर्कुलर मोशन, तो ये हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन है ये हमारे पास किस लिए यूजफुल है? सर्कुलर मोशन में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है स्टीरेडियन। नाउ स्टूडेंट्स स्टीरेडियन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है दोनों में डिफरेंस कि स्टीरेडियन इज सॉलिड एंगल एंड इज 3 डायमेंशनल वाइल रेडियन इज 2 डायमेंशनल एंड इज प्योर एंगल ओके। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, लेकिन आप लोगों के इस होल चैप्टर में कोई ओमेगा के बारे में कोई हमारे पास कोई रिलेटिव टर्म नहीं है, लेकिन जो रेडियन है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? RAD और थीटा से। तो स्टीरेडियन इज यूनिट फॉर सॉलिड एंगल की एक यूनिट है। Stereodian is defined as solid angle subtended at the center of a sphere by an area of its surface equal to the square of radius of that surface। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायग्राम बना के, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे सबसे पहले सर्कल बनाती हूँ। सर्कल में हमारे पास ये क्या सेंटर है, और अगर मैं यहाँ से एक पीस कट करती हूँ इस तरह से, जिस तरह आप लोग तरबूज को देखते हैं, तरबूज जब हम लोग उसके दरमियान से पीस कट करके इस तरह निकालते हैं ना, तो उसको दरमियान में एक होलो स्पेस बन जाता है, तो हम स्टीरेडियन उसी को ही बोलते हैं, ठीक है। स्टीरेडियन इज डिफाइंड एज सॉलिड एंगल होते हैं सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर किसे बोलते हैं? 3 डायमेंशनल, जो कि हमारे पास जिस तरह फुटबॉल हो गया 3 डायमेंशनल होता है, और इसके सेंटर में जो स्टीरेडियन डिफाइंड सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर के सेंटर में होते हैं बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस। उसकी जो एरिया होता है ना, एरिया ये जो बाहर का जो एरिया है, ये हमारे पास क्या है? एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट सरफेस। ये हमारे पास किसके बराबर होता है कि जब हम लोग रेडियस के स्क्वायर करें, तो रेडियस का जब हम लोग स्क्वायर करें यानी इस रेडियस को 2 टाइम करें, तो हमारे पास क्या आता है? एरिया आता है इसका। और स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, उस पर हमारे पास डायग्राम गिवन है 1 स्टीरेडियन, ये जो हमारे पास एंगल बन रही है 1 स्टीरेडियन है। एरिया इक्वल टू आर स्क्वायर व्हेन द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर बिकम्स इक्वल टू द रेडियस स्क्वायर्ड, यानी जो एरिया किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस स्क्वायर्ड के बराबर हो जाएगा, तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1 स्टीरेडियन। तो उसके बाद हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी किसी भी क्लोज स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। नंबर ऑफ स्टीरेडियन निकालना, नंबर ऑफ स्टीरेडियन अब इस क्लोज फिगर का निकाल रहे हैं। स्टीरेडियन इक्वल टू, अब इन्हें पढ़ा है कि इसका एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड, नीचे क्या हो रहा है? नीचे हमारे पास आर स्क्वायर से डिवाइड होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया एक हमारे पास ऊपर एरिया होगा, नीचे क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर होगा, यानी एक हमारे पास एरिया होता है ऊपर हमारे पास एरिया होते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ओवर रेडियस का स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ रेडियन 4 पाई, नंबर ऑफ स्टीरेडियन 4 पाई आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फीयर। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टीरेडियंस इन वन स्फीयर इज 4 पाई स्फीयर for that matter any closed surface substance 4 पाई 12.56 स्टीरेडियन at any of its interior point, यानी इसके इंटीरियर हमारे पास कितना एंगल बन रहा होता है? 12.56 एंगल स्टीरेडियन हमारे पास बन रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। तो अगर हम लोग इससे पहले मैं आप लोगों को एक और छोटी सी बता दूँ कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन सॉलिड स्फीयर इज 5 पाई, तो 5 पाई किसके लिए बनता है? स्टीरेडियन सॉलिड स्फीयर के लिए। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।